नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो हमारी तीसरी इकाई है उसमें जो 5 निर्धारित कहानियाँ हैं उसका संक्षिप्त परिचय देखेंगे। जो कहानी एकादशी है उसमें जो हमारी दूसरी जो इकाई है उसमें 5 कहानियाँ हैं और तीसरी इकाई में 5 कहानियाँ हैं। तो सबसे पहले हम वापसी कहानी जो है उषा प्रियमवदा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वापसी कहानी में उषा प्रियमवदा ने शुरू से ही जो बिंब केंद्र में रखा है वह गजाधर बाबू की असंगत स्थिति को प्रकट करता है। तो ऐसे अनेक संदर्भ कहानी से जुटाए जा सकते हैं जो गजाधर बाबू की विसंगत स्थिति को प्रकट करते हैं। तो उनकी चारपाई का एक जगह से दूसरी जगह खिसकना स्वयं उनकी असंगति को प्रकट करता है। जैसे ये पंक्तियां देखिए कि अगले दिन वह सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयों और कनस्तरों के बीच उनकी अपनी चारपाई लगी पाई। तो गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांकने को दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़ करके अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। तो उषा प्रियमवदा ने इस कहानी के माध्यम से तो गजाधर बाबू जो है वो उसके माध्यम से एक मूल स्वर को स्पष्ट किया है। जैसे गजाधर बाबू कमरे में पड़े पड़े अनायास ही अस्थायित्व का अनुभव करने लगते हैं। तो उन्हें याद हो आती है उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुक करके किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। तो रिक्त स्थान की पूर्ति जो है वो जल्दी हो जाती है। इस कहानी का ये मूल स्वर है। और लेकिन जो स्थान पहले से भरा हुआ है उसमें किसी चीज़ का समा जाना थोड़ा कठिन होता है। तो अन्य वस्तुओं को खिसकाकर ही नई वस्तु वहाँ फिट हो पाती है। लेकिन वस्तु जो है जीवंत होते हो तो उसके बीच फिट होने की कोई नई व्यवस्था के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जैसे घर में लोग अपने स्वभाव और व्यक्तित्व से फिट हैं और जीवन जीने के आदी हैं। दूसरा व्यक्ति प्रवेश करता है तो उन्हें उसमें दूसरे व्यक्तियों को खिसकाना पड़ता है। तो खिसकने वाले व्यक्तियों में आगंतुक व्यक्ति के प्रति जो सौहार्द है या स्वागत का भाव है वो नहीं रह जाता है, उसकी जगह एक उपेक्षा पैदा हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति संकुचित स्थिति में चुपचाप पड़ा रहे तो ठीक है, नहीं तो उसको सुनना पड़ता है कि क्या ये हम गजाधर बाबू के माध्यम से सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा कि बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं। ये उन्होंने कहा गजाधर बाबू के बेटे के ये शब्द हैं। किंतु चुपचाप पड़े रहने पर भी तो गजाधर बाबू की स्थिति संगत नहीं हो पाती। वे अपने को सिकोड़ लेते हैं, किसी बात में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वह घर की किसी बात में दखल नहीं देंगे। पर किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका जो अस्तित्व है उस वातावरण का एक भाग नहीं बन पाता है। तो उनकी जो उपस्थिति है इस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। तो इस कहानी के माध्यम से उषा प्रियमवदा ने एक अस्थायित्व जो होता है उसका बोध उन्होंने इस कहानी के माध्यम से करवाया है। उसके बाद अमृतसर आ गया जो विष्णु साहनी की कहानी है। इस कहानी में देश विभाजन की घटना से संबंधित चित्रण किया गया है। वजीराबाद स्टेशन के पास में दुर्बल सा दिखने वाला बाबू पठानों के सभी हंसी मजाक और व्यंग्यों को मुस्कुराते हुए सहता जाता है। वहीं अमृतसर के पास आने पर हाथ में लोहे की छड़ लेकर के हिंदुओं का रक्षक वो बन जाता है और पठानों को ललकारता है। तो उससे स्पष्ट हुआ है कि वजीराबाद में हिंदू मुसाफिरों को मारी गई लात जो उसकी पत्नी को लगती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव की मानसिकता के बजाय डिब्बे में पहले से बैठे मुसाफिरों की सुविधा वाली मानसिकता की ही उपज है। तो इसी तरह पठानों की जो बातचीत है उसमें भी सांप्रदायिक विद्वेष का कोई संकेत नहीं मिलता है। तो अचानक बाहर दंगों की खबर से लोग सतर्क और सशंकित हो जाते हैं और रेलगाड़ी के डिब्बे में तनाव भर जाता है। तो निष्कर्ष यह है कि सांप्रदायिक झगड़ों और तनावों के मूल में मन की जो रूढ़ियाँ हैं और मन की जो गांठें हैं वही होती है और कुछ नहीं होता है।
तो इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से उन्होंने सांप्रदायिकता को स्पष्ट किया है। उसके बाद हम देखेंगे दिल्ली में एक मौत, जो कमलेश्वर की कहानी है। तो ये कहानी परिवर्तित जीवन बोध की कहानी है। तो आज के आधुनिक सभ्य और फैशनेबल समाज में बढ़ती हुई जो अमानवीयता है उसको सांकेतिक रूप में दिखाया गया है। तो हिंदी कथा भूमि में कहानी में होने वाले सभी परिवर्तनों और आंदोलनों के साथ कमलेश्वर जो है वो जुड़े रहे हैं, इसलिए उनके भावबोध और शिल्प के भी स्तर अनेक हैं। वे स्वयं ये मानते हैं कि वर्तमान जीवन में अनेक जटिलताएं हैं, उसे कहानी में अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें एक फॉर्म को अनिवार्य रूप से बदलना पड़ता है। तो कहानी में सेठ दीवानचंद की मौत की घटना को प्रत्यक्ष रख करके युग और परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन के अनुसार व्यक्ति परिवर्तन को दिखाया गया है। उसके बाद है लाल पान की बेगम, जो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। इसमें बिरजू की मां के पल पल बदलते और परस्पर विरोधी मनोभावों के मूल में बलरामपुर मेले का नाच दिखाया गया है। तो अंत में बिरजू की मां की इच्छा पूरी हो जाती है। उसका जो मर्द है उसे बैलगाड़ी में बिठा करके नाच दिखाने के लिए ले जाता है, और जंगी की पुतोहू को भी बिरजू की मां गाड़ी में बिठाती है और सारा मैल धुल जाता है। तो लाल पान की बेगम की जो समय सीमा है, उसके बाद हम उसकी पृष्ठभूमि में प्रवेश करें तो हम देखेंगे कि बिरजू की मां कहती है कि बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजबूरी करते रह जाओगे, तो सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 3-4 बीघे ज़मीन हासिल कर सकते हो। सो गांव के किसी पुतखोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खासा भी नहीं। तो बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुमड़ते रह गए और उनका बड़ा बेटा घर में आग लगने की धमकी देकर गया। तो आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा, बिरजू की मां को मौसी कह के पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम खरीदी थी, वो ऐसा कहता है, और आगे कहता है कि मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन की उपज से चलती है। तो खूब मोहन जो है वो जानता भी है और जमींदार का बेटा है कि इसी सर्वे के समय लाठी के जोर से बिरजू के बाप ने 5 बीघा ज़मीन हासिल की। बिरजू की माँ अपने पति के अंदर जो विषमताएं हैं उनके बारे में उसको बार बार जगाती हुई कहती थी कि जोरू ज़मीन और जोर के नहीं तो किसी और के। तो वे बार बार अपने गोबर गणेश पति के गुस्सों को सांझ चढ़ाती है और हर बार उसका गुस्सा जो है वो चढ़ता जाता है। तो भोलापन जो है बाबू साहब के खिलाफ जाने से उसको रोकती है, भोलेपन के कारण। लेकिन बिरजू की माँ जानती थी कि यही समय है किस्मत बदलने का। सर्वे के समय जो शोषित दलित लोग हैं उनके जीवन में हल्का सा एक बदलाव आता है। तो उस समय जिसने भी संघर्ष किया उसका जीवन बदला। तो एक अर्थ में ये पिछड़े वर्ग के संघर्ष की भी कथा हम इसको कह सकते हैं। अब हम लौटते हैं लाल पान की बेगम के पास। तो प्रश्न को वहीं से शुरू करते हैं। तो कहानी की लाल पान की जो बेगम है और ताश के जो लाल पान की बेगम है उसमें क्या समानता है, दोनों कहाँ और किस रूप में जुड़ते मिलते हैं। तो वेब दुनिया पर अनिरुद्ध जोशी का ताश पर एक जो लेख है वो है, तो उसमें थोड़ी सी हम उसकी मदद लेंगे। जैसे ताश के 52 पत्ते होते हैं और एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। तो उसमें भारत की जो 4 ऋतुएं हैं वो भी अगर जोड़ ली जाए तो इसी के आधार पर ताश का निर्माण किया गया है। तो ताश खेलने वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ताश के पत्तों के 4 प्रकार होते हैं, पान, चिड़ी, ईंट और हुकुम। तो इसके आधार पर जिंदगी के भी 4 रंग माने गए हैं, पहला बादशाह, दूसरा बेगम, तीसरा इक्का और चौथा गुलाम। तो हम यहाँ पर बेगम पर अपनी बात को केंद्रित करते हैं। इसमें सिर्फ लाल पान की बेगम पर, काला पान की बेगम पर नहीं लिखा गया है। तो ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति बेगम या लाल को अधिक महत्व देता है वह समन्वयवादी, सुधारवादी और आशावादी होता है। तो लाल पान के स्वभाव वाले व्यक्ति के अंदर भावना, प्रेम और विनम्रता होती है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु सबको साथ लेकर चलने वाले और सुधार पर विशेष बल देने वाले एक आशावादी लेखक हैं।
और बिरजू की माँ के अंदर भावना भी है, प्रेम भी है और विनम्रता भी है। उसमें जो मखनी फूफा और मखनी बुआ जो है और जो जंगी की पतोहू है, उससे लाख विवाद होने के बाद में भी वो अंत में उनसे प्यार और शालीनता से ना सिर्फ बात करती है, बल्कि मखनी बुआ को दिल खोल करके तंबाकू खाने को देती है और जंगी की बहू को अपनी बैलगाड़ी पर मेला दिखाने भी ले जाती है। तो समन्वयवादी, सुधारवादी और आशावादी, ये तीनों गुण जो हैं बिरजू की माँ के अंदर भी देखे गए हैं। तो गांव में जितने लोग बचे हुए थे वह सबको नाच दिखाने के लिए वह बलरामपुर लेके जाती है। अब रही बात सुधार और आशावाद की, तो उसके विषय में तो क्या कहना। तो उसी की जो आशावादिता है उसके चलते उसके परिवार की जो जिंदगी सुधरती है। बिरजू का बाप भी सबको साथ लेकर चलने वाला है। सर्वे के समय उसने गांव के एक एक आदमी से कहा था कि यही समय है, अपनी लाठी कड़ी करो, नहीं तो जिंदगी भर गुलामी करते रह जाओगे। तो वह कहीं ना कहीं आशावादी भी है और उसे अंत तक इस बात की उम्मीद रहती है कि उसे बैलगाड़ी मिलेगी और उसके विश्वास की जीत भी होती है। और एक बात कि गांव के सभी लोग जो हैं, जमींदार जो बाबू साहब है उससे डरते हैं। तो एक तरह से वे उसके गुलाम हैं। तो चिड़ी के गुलाम और चिड़ी के गुलाम को लाल पान की बेगम से ही काटा जा सकता है, लेकिन लाल पान की ये जो बेगम है बिरजू के पिता के पास है। तो बिरजू की माँ गुलाम के स्वर को जीत की खुशी में बदल देती है। तो फणीश्वरनाथ रेणु ने इस कहानी में प्रत्यक्ष रूप से 2 लाल पान की बेगम है इसमें और अप्रत्यक्ष रूप से 1 है, यानी इस कहानी में कुल 3 लाल पान की बेगम है। तो पहली लाल पान की जो बेगम है वो बिरजू की माँ है, दूसरी नाच में नाचने वाली नर्तकी और तीसरी जो है वो ताश के लाल पान की बेगम है। तो पहली लाल पान की बेगम दूसरी लाल पान की बेगम से मिलने जा रही है। तो मिलने की इसी कथा को फणीश्वरनाथ रेणु ने पिरोया है। गांव की औरतें बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम उसकी सुंदरता और उसके स्वाभिमान को देख करके कहती है, और वो कहती है कि 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है और वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है, 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अघनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गांव की औरतों को ऐसी प्रतीत होती है मानो वह कोई सामान्य स्त्री न होकर के लाल पान की बेगम हो। तो सभी की निगाह और सभी के केंद्र में रहने वाली स्त्री को रानी या बेगम कहा गया है। तो जिस तरह नाचने वाली जो है सबकी निगाह में बसी रहती है, उसी प्रकार बिरजू की माँ भी सबकी निगाह में बसी हुई है। तो जिस प्रकार नाच के नर्तकी के बारे में लोग गलत सलत बातें करते हैं, उसी प्रकार बिरजू की माँ के बारे में भी गांव की औरतों ने एक कहानी गढ़ी है कि चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती झुकाती रहती है और चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह। तो ये कहानी उसे दुख देती है, वह तिलमिला जाती है। बिरजू की माँ की दुख और तिलमिलाहट के सहारे नाच के नर्तकी के दुख और तिलमिलाहट को जाना जा सकता है। तो इस प्रकार लाल पान की बेगम कहानी को चारों दिशाओं से देखना होगा। ये 4 दिशाएं वास्तव में 4 दृष्टियाँ या हम 4 कोण इसको कह सकते हैं। तो पहला है लैंड सर्वे सेटलमेंट, दूसरा है कथानक, तीसरा है उसका शीर्षक और चौथा है गीत के बोल। तो इन सभी दृष्टियों से कहानी का निरीक्षण करने के बाद भी हम उसे समग्र रूप से जान पाते हैं। तो फणीश्वरनाथ रेणु के साहित्य में अनगिनत गीत के बोल आए हैं। वे गीत कथा को एक नई दिशा देते हैं, एक नया अर्थ देते हैं। उन्हें नज़रअंदाज करके उनकी रचना के मर्म को नहीं जाना जा सकता। तो लाल पान की बेगम कहानी में 2 गीत आए हैं। पहला गीत का संबंध जो है चंपिया से है, वह उसके मन का कपाट खोलते हैं, और दूसरे गीत का संबंध जो है चंपिया की माँ से है, वह चंपिया की माँ के भावनाओं को अर्थ देती है और उसके भावों को रूप देती है। अब हम पढ़ेंगे पहाड़ कहानी निर्मल वर्मा की, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। तो एक सर्जक और सामान्य व्यक्ति में यही अंतर होता है कि सर्जक जो होता है अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ जाता है जिसकी वजह से वे जाने के बाद में भी वो उसकी जो स्मृतियां हैं वो बनी रहती है।
तो हिंदी साहित्य में ऐसा ही एक नाम है निर्मल वर्मा का। तो उन्होंने शिमला और पहाड़ के साथ संबंधों की जो महक है वो शिमला में फिर ताज़ा हुई है। इसके लिए उन्होंने भाषा और संस्कृति विभाग जो है उसको एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाया है। तो जैसे सभी को पता है, हम सब जानते हैं कि निर्मल वर्मा के लेखन में जितनी बार पहाड़ या पहाड़ का संदर्भ आया है, उतनी ही बार उन्होंने अपनी स्मृति में शिमला को भी पुनर्जीवित किया है। शब्द और उनके मर्म के विलक्षण प्रतिभा वाले चितेरे निर्मल वर्मा की स्मृतियों अब एक पट्टिका के रूप में यानी स्थूल रूप में भी इस संबंध की संवेदना को व्यक्त करती रहती हैं। तो शिमला में जन्म से लेकर के अपने जीवन के अंत तक निर्मल वर्मा जो है वो पहाड़ बने रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी पुत्र की स्मृति के सम्मान में ये एक सराहनीय प्रयास है जो कि उनके मानसिक पटल पर हमेशा बना रहा है। तो वही पहाड़ अब खतरे में भी दिखाई देता है। पहाड़ के चेहरे पर जो सुरंग निशान है और उस पर खड़े पेड़ों को जो डराती जेसीबी के दांत हैं, ये सब चिंतन और चिंता का विषय होना चाहिए। तो इस कहानी में उन्होंने एक ऐसे दंपति की मनस्थिति को रेखांकित करती है जिसकी पूंजी स्मृति है। तो जिसमें उन पुराने दिनों की सुनहरी यादें समाहित हैं जो उन्हें जीने का संबल देती है। इन स्मृतियों में पहाड़ों की एक खास जगह है। इस कहानी में पति पत्नी और एक बच्चा है। ये लोग पहाड़ों पर घूमने आए हैं। यहाँ आकर पति पत्नी को अपने विवाह के बाद की स्मृतियाँ हैं वो याद आती है और इससे वो अपने बच्चे को भी भूल जाते हैं। तो बच्चा बार बार पूछता है कि पहाड़ कहाँ है, तो जबकि वह पहाड़ों पर ही घूम रहा है। तो बच्चे के इस बार बार प्रश्न से पत्नी झुंझला जाती है और पति से कहती है कि इसे होटल में ही छोड़ आना था। तो यहाँ पति पत्नी के बीच बच्चा जो है मानो पहाड़ बन करके आ गया है। तो इस प्रकार निर्मल वर्मा आज के चिंतन प्रधान युग में हिंदी कथा साहित्य को रूमानियत से सरोकार करने वाले कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में जीवन की गहरी समझ और कला का एक कठोर अनुशासन है और बारीकियां जो है वो दिखाई नहीं देती हैं। तो उनके यहाँ मन और बुद्धि, व्यष्टि और समष्टि, तरल और भावुकता, पूर्व और पश्चिम, परंपरा और विभिन्नता, रहस्य और रोमांच, इन सभी विभिन्नताओं का सामंजस्य है जो वो दिखाई देता है। तो उनकी कहानियों में संवेदना के विभिन्न लक्षण पात्रों में नज़र आते हैं। इसके अलावा उनकी कहानियाँ आज के आधुनिक परिवेश में व्याप्त जो माहौल है उसी की देन है। उनकी कहानियों में एक अजीब किस्म की बेचैनी है, लेकिन उसके साथ ही साथ मौन भी है। तो उनके यहाँ मर रहे व्यक्ति के लिए गीता पाठ जो है वो व्यर्थ है, तो नियति के समक्ष यही समझ भी है। उनके यहाँ का जो व्यक्ति है वो प्रवासी होते हुए भी भारतीय है। तो जहाँ एक और उसमें असुरक्षा की भावना है तो दूसरी ओर अपने अस्तित्व के प्रति मोह भी है। उनके पात्र समाचार पत्रों के राशिफल में भी विश्वास करते हैं, वहीं विसंगतियों के शिकार भी हैं। तो इन सब के अलावा उनके पात्रों में जीवन को सार्थक बनाने के उद्देश्य भी नजर आते हैं। तो अगर व्यक्ति पुराने संसार में लौटना नहीं चाहता तो नया गढ़ने का प्रयत्न करता वो नजर आता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि युग यथार्थ और उससे जूझते मनुष्य का चित्रण करना ही निर्मल वर्मा की कहानियों का उद्देश्य रहा है। तो यही आधुनिक युग के व्यक्ति की मांग भी है। तो निर्मल वर्मा अपनी कहानियों में व्यक्ति मन की तहों तक पहुंच करके उसकी नियति का परिचय देते हैं और साथ ही उनके मन में छुपी हुई संवेदना है उसको भी वो उजागर करते हैं। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे कि स्वातंत्र्य उत्तर हिंदी कहानी में अभिप्रेतार्थ या जो उद्देश्य है उसकी अभिव्यक्ति की विधियों पर विचार करने पर ये एक तथ्य हमारे सामने आता है कि पुरानी भारतीय कहानियों की परंपरा से हटकर जहाँ की कहानी विधि का उद्घोष कहानी के अंत में प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है और
इसके पीछे स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानीकार की इस मनोवृत्ति और कथा कथन शैली का पता चलता है कि उद्देश्य की प्रत्यक्ष घोषणा करने की बजाय उद्देश्य को परोक्ष विधियों द्वारा ध्वनित या व्यंजित करना अधिक प्रभावी विधि है। तो कहानी के उद्देश्य को प्रत्यक्ष घोषणा उसे जो है एक बोध कथा बना देती है। तो कुल कहानियों में 51 कहानियों, जैसे जो 31% कहानियाँ हैं उसमें कहानी का अभिप्रेत जो है घटनाओं द्वारा संकेतित है, और 50 कहानियों में जैसे 30% जो कहानियाँ हैं उसमें पात्रों द्वारा उद्देश्य की अभिव्यक्ति की गई है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्य की अभिव्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी में विरल है। तो इस प्रकार आज की इस इकाई में हमने जो 5 कहानियाँ निर्धारित है इकाई 3 की, उसके बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें प्रमुख है वापसी कहानी, उषा प्रियमवदा, लाल बान की बेगम,